अचानक इन्हें महसूस हुआ जैसे घुंघरू बांधे कोई बड़ी तेज़ी से उनके पीछे आ रहा है। वो पहले ही बहुत घबराए हुए थे। इस सूरत हाल से इनके दिल की धड़कनें बिल्कुल ही बेतरतीब हो गईं। यूँ घुंघरुओं की आवाज़ इनके करीब आती जा रही थी, तू इनका खून खुश्क होता जा रहा था। हत्ता कि आवाज़ इतने करीब से आने लगी कि मजबूरन अंसर को रुक कर पीछे देखना पड़ा, लेकिन खाली पगडंडी देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घबराहट से दोनों बुरी तरह पसीने में नहा चुके थे। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़े, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने का मंजर किसी भी कमज़ोर दिल इंसान की रूह परवाज़ करने के लिए काफ़ी था। उनके सामने स्याह लिबास में मलबूस एक हयोला खड़ा था, जिसके लंबे लंबे बाल इस तरह बिखरे हुए थे कि चेहरा उनके पीछे छुप गया था। बालों से खून के सुर्ख सुर्ख कतरे टपक रहे थे और वो बिल्कुल साकत खड़ा था। घुंघरू इसी ने बांध रखे थे। अंसर को चक्कर आ गया। टार्च इसके हाथ से छूट गई। बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने से पहले इसके कानों में पड़ने वाली आखिरी आवाज़ रियासत की दिलदोज़ चीख थी। थानेदार एहसानुल्लाह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। इसकी मेज़ पर एक जानब मुख्तलिफ़ फ़ाइलों का ढेर लगा था और दूसरी जानब अखबारात का पलंदा पड़ा था। खुली फ़ाइलें और अखबारात के बिखरे सफ़हात से ज़ाहिर हो रहा था कि कुछ देर पहले तक वो इनके मुताले में गर्क था। कमरे में चक्कर काटते काटते थोड़ी देर बाद वो रुक कर उचटती नज़र मेज़ पर डालता और फिर टहलना शुरू हो जाता। तमाम अखबारात रोशन नगर में वारिस और अकरम की हौलनाक मौत की खबरों और उसकी हदूद में आने वाले दूसरे देहातों में होने वाली पुरअसरार वारदातों से भरे पड़े थे, जिसे लेकर इसके दिल में बहुत से वसवसे पल गए थे। हुकूमत और इसके अपने महकमे की जानिब से इस पर बेपनाह दबाव था, लेकिन इसे ऐसे महसूस होता था जैसे किसी ने इसके हाथ पांव बांध रखे हैं और वो बस तमाशा देख सकता है, अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकता। रोशन नगर थाने में इसकी तैनाती को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। जब से वो यहाँ आया था, इसने सुख का सांस नहीं लिया था। इस इलाके के ज़्यादातर अफराद रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुमालिक मुकीम थे, इसलिए माली लिहाज से खुशहाली थी। गांव फैलते फैलते अब कस्बे की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। शायद इसी वजह से यहाँ लूट मार के वाक़यात भी आम थे। मुनशियात फरोशी का धंधा भी अरूज पर था। रोशन नगर और इसके नवाही इलाकों में बच्चों के अगवा की वारदातें भी तसलसल से जारी थीं, और रही सही कसर तो अकरम और वारिस के कत्ल ने निकाल दी थी। नीली हवेली का खौफ अलग से किसी ब्लैक होल की तरह लोगों को अपने दामन में निगलने में मसरूफ़ था। ऐसे में लगता था जैसे गांव के बासी एक अजीब से अजाब में मुब्तला हैं। थानेदार एहसानुल्लाह थाने की हदूद में माजी में रूनमा होने वाले जुराइम की वारदातों की फ़ाइल इसलिए पढ़ रहा था ताकि असल सूरत हाल को समझने में आसानी रहे, लेकिन इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इससे पहले इस थाने में तैनात स्टेशन इंचार्ज ने किसी भी केस के हल में दिलचस्पी नहीं ली थी, इसलिए तमाम फ़ाइलें अधूरी थीं। यहाँ आकर इससे जिन संगीन जुराइम का सामना करना पड़ा, इनमें कत्ल, बच्चों का अगवा, इंसानी स्मगलिंग, लूट मार और मुनशियात फरोशी शामिल थे। इसने यहाँ इंतज़ाम संभालने के बाद सबसे पहला काम यही किया था कि पता चलाया जाए इस इलाके में कोई जुराइम पेशा गिरोह तो काम नहीं कर रहा, लेकिन रोशन नगर और इर्द गिर्द के देहात में किसी जुराइम पेशा गिरोह की मौजूदगी की कोई इतला नहीं थी। हाँ, अलबत्ता कभी कभार मामूली जुराइम में मुलव्वस अफराद पकड़े जाते थे, लेकिन कभी किसी बड़ी वारदात में मुलव्वस कोई समाज दुश्मन शख्स हथे नहीं चढ़ा था। इसलिए ये सूरत हाल इसके लिए गले में फांस की सी हैसियत इख्तियार कर गई थी। बहरहाल इसे इतना अंदाज़ा हो गया था
कि ये वारदातें किसी अकेले शख्स के बस की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी बड़े और इंतहाई मुनज़्ज़म माफिया का हाथ था। लेकिन कौन? इसी बात ने थानेदार एहसानुल्लाह की रातों की नींदें हराम कर रखी थीं। बज़ाहिर इलाके में कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर वो शक कर सके। थानेदार एहसानुल्लाह कमरे में मटर गश्त के बाद थक हार कर कुर्सी पर बैठ गया। सोचों और फिक्रों के बोझ ने इसे नढाल कर दिया था। अकरम और वारिस के वाक़े को 4 रोज़ गुजर चुके थे। उसने फ़ोन पर ड्राइवर को गाड़ी निकालने की हिदायत की और रोशनपुर का रुख कर लिया। क्योंकि सावन का महीना था, इसलिए आसमान पर छाए बादलों ने सूरज की तमाज़त कम कर दी थी और वो इनसे आंख मचोली से थक हार कर कबल वक्त ही डूबने की तैयारियों में मसरूफ़ था। सारे रास्ते वो सोचों में गुम रहा। गांव में दाखिल होने से पहले उसने देखा चौधरी उमर दराज की हवेली पर लोगों का हजूम था। उसने ड्राइवर को गाड़ी एक तरफ रोकने का इशारा किया और हवेली के अंदर चला गया। चौधरी उमर दराज लकड़ी की बड़ी सी कुर्सी पर सहन में बैठा था। इसके पास थैलों में बंद गले और अशाए फ़रोनोश का ढेर लगा था। कार में खड़े अफराद बारी बारी इसके पास जाते। मुलाजम चौधरी उमर दराज को थैले पकड़ाते जाते और वो इन्हें लोगों में बांटता जाता। जो ज़्यादा मुस्तहक होता, चौधरी उमर दराज इसे खाकी लिफाफों में बंद रकम ही पेश करता। वो महीने की आखिरी तारीख को इसी तरह सदका खैरात करके गांव वालों की मदद करता था। इसलिए वो पूरे गांव में सखी दिल मशहूर था। मजबूर लोग अपनी माली मुश्किलात में जब भी इसके पास आते, वो इन्हें खाली हाथ ना लौटाता। चौधरी उमर दराज ने थानेदार एहसानुल्लाह को अंदर आते देखा तो कुर्सी से उठकर उसका इस्तकबाल किया। एक मुलाजम ने चौधरी उमर दराज के बराबर ही उसकी कुर्सी बिछा दी। जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? तमाम लोगों के चले जाने के बाद चौधरी उमर दराज ने मुस्कुराकर थानेदार एहसानुल्लाह से पूछा, बस जी चौधरी साहब, इधर से गुज़र रहा था, सोचा आपको सलाम करता चलूँ। थानेदार एहसानुल्लाह ने भी जवाबन मुस्कुरा कर जवाब दिया, ओ जी आपका अपना घर है इंस्पेक्टर साहब, दिन आए रात आए हमारे दरवाजे तो सब के लिए खुले रहते हैं। चौधरी उमर दराज बोला, जी शुक्रिया चौधरी साहब, ये आपका बड़ापन है। थानेदार एहसानुल्लाह ने जवाबन कहा। इतनी देर में मुलाजम 2 प्यालियों में चाय डालकर लाया और उनके सामने पड़े मेज़ पर रख दी। बड़ेपन की बात क्या है इंस्पेक्टर जी, बस लोगों की खिदमत करके और इनके काम आकर दिल को सुकून मिलता है। चौधरी उमर दराज ने खुशदिली से कहा, बातें तो होती रहेंगी इंस्पेक्टर साहब, आप चाय पिएँ। इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह ने अपने आगे रखी चाय की प्याली उठाई और छोटे छोटे घूंट लेके पीने लगा। चौधरी साहब, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जो मर्ज़ी पूछें इंस्पेक्टर साहब। बात सीधी सी है चौधरी साहब, गांव के हालात ने मुझे परेशान कर दिया है। समझ नहीं आती गांव के हालात ख़राब करने के पीछे किसका हाथ है। तो आपको किसने कहा था इस गांव का थाना संभालने को? चौधरी उमर दराज ने चाय की प्याली से बालाई निकाल कर फेंकते हुए कहा, क्या मतलब? थानेदार एहसानुल्लाह ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि जब आपने ही परेशान हो जाना है तो हमारा और गांव वालों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। चौधरी उमर दराज ने हंसते हुए कहा तो उसके मुलाजिम भी मुस्कुराने लगे। थानेदार एहसानुल्लाह को अपनी बात पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो मेरा कहने का मतलब था, मैं अभी थाने में नया आया हूँ। गांव के हालात को मैं इतनी अच्छी तरह नहीं समझता जितना कि आप समझते हैं। थानेदार एहसानुल्लाह ने रोक कर अपनी बात मुकम्मल की। हाँ जी, ये बात तो है। चौधरी उमर दराज ने चाय का बड़ा सा घूंट भरते हुए कहा, क्या गांव में होने वाली वारदातों पर आपको किसी पर शक है? थानेदार एहसानुल्लाह ने डरते डरते एक और सवाल पूछा। जी हाँ, चौधरी उमर दराज ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कहा। किस पर? थानेदार एहसानुल्लाह ने बुरी तरह से चौंक कर पूछा, आप पर। चौधरी उमर दराज ने कहा था। थानेदार एहसानुल्लाह इसका मुंह चौधरी उमर दराज ने कहा था वो
चौधरी उमर दराज ने कहा तो थानेदार एहसानुल्लाह इसका मुंह देखने लगा। इसके चेहरे के तासुरात देख के चौधरी उमर दराज ने ज़ोरदार कहका लगाया, इस काम में इसके मुलाजमों ने भी इसका भरपूर साथ दिया। इसके जवाब में थानेदार एहसानुल्लाह एक बार फिर शर्मिंदा हो गया, लेकिन दिखावे के लिए मुस्कुराने लगा। वो जी मजाक कर रहा था इंस्पेक्टर साहब, चौधरी उमर दराज ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। दरअसल गांव के हालात ही ऐसे हैं कि उसने सबको एक दूसरे की नज़र में चोर बना दिया है। मुझे यहाँ किसी पर शक वक नहीं है इंस्पेक्टर साहब, गांव के तमाम लोग बहुत अच्छे हैं। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, किसकी काली नज़र ने हमारे गांव की खुशियाँ छीन ली हैं। आप मुझे मेहनती और बासलाहियत बंदे लगते हैं, उम्मीद है कुछ न कुछ सुराग ज़रूर लगा लेंगे। इतनी बात करके चौधरी उमर दराज खामोश हो गया। जी चौधरी साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, थानेदार एहसानुल्लाह ने मसनूई मुस्कुराहट से कहा। मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताएं, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। चौधरी उमर दराज ने सीने पर हाथ रखते हुए सर को कदरे झुका के कहा। आपकी मेहमानवाजी का शुक्रिया चौधरी साहब। चाय का आखिरी घूंट भरने के बाद थानेदार एहसानुल्लाह ने कुर्सी से उठते हुए और मुसाफा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए ये बात की। चौधरी उमर दराज ने इसका हाथ थाम लिया और अपने मुलाजमों को इशारा किया तो उन्होंने चावल और गंदम की बोरियां उठा कर पुलिस की गाड़ी में रखना शुरू कर दी। ये क्या है चौधरी साहब, थानेदार एहसानुल्लाह ने बुखला कर पूछा। मेरी तरफ से छोटा सा नजराना है इंस्पेक्टर साहब, मेहमानों को खाली हाथ भेजना हमारी रवायत नहीं है, चौधरी उमर दराज ने मुस्कुराते हुए कहा। मुलाजम बोरियां गाड़ी में रख चुके तो चौधरी उमर दराज थानेदार एहसानुल्लाह को छोड़ने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो दरवाजे से चंद कदम दूर ही था कि किसी ने हवेली का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाना शुरू कर दिया। एक मुलाजम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो गांव का एक उधेड़ उम्र शख्स घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ करामत, सब खैर तो है, इतना घबराया हुआ क्यों है तू, चौधरी उमर दराज ने पूछा। गज़ब हो गया चौधरी साहब, सीधी तरह बता क्या हुआ है। वो अपना फरमान अली है ना, नौवारद ने अपनी सांस बहाल करते हुए कहा। उसकी बेटी अगवा हो गई है। क्या क्या, चौधरी उमर दराज और थानेदार एहसानुल्लाह के मुंह से बेयक वक्त निकला। अंसर के पपोटों को जुम्बश हुई और उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। बिस्तर के इर्द गिर्द अम्मा और अब्बा खड़े थे। उसने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। इससे तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था, अगरचे इसकी शिद्दत कम हो चुकी थी मगर जिस्म से जान नदारत थी। मास्टर हमीद ने इसे लेटे रहने का इशारा किया। अम्मा इसकी हालत देखकर मुसलसल रोए जा रही थी। सर में दर्द का एहसास होने पर उसने अपने बाएं जानब के अंगूठे और शहादत की उंगली फैलाकर अपनी पेशानी के दोनों सिरों पर रखी और इन्हें कदरे मजबूती से फेरता हुआ मिला दिया। उसने अपनी आंखें भेंच रखी थी। चंद बार ये अमल दोहराने से उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। अब कैसे हो बेटे, मास्टर हमीद ने शफ़क़त से पूछा। अंसर को अपने दिमाग पर बहुत बोझ महसूस हो रहा था। उसकी बंद आंखों के सामने अभी तक वही डरावना वाक़या घूम रहा था। मास्टर हमीद की आवाज़ सुनकर वो ख्यालात की दुनिया से बाहर निकल आया। मैं ठीक हूँ अब्बा जान, उसने आहिस्तगी से कहा। इससे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह अब्बा के मना करने के बावजूद नीली हवेली की तरफ क्यों गया, इसलिए अब वो उनसे मुसलसल नज़रें चुरा रहा था। अचानक अंसर को रियासत का ख्याल आया तो अब्बा से उसके बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया कि वो भी ठीक है, इससे भी आज ही होश आया है। तुम दोनों पूरे 2 दिन बेहोश रहे। मास्टर हमीद ने अंसर को बताया कि जब वो खेतों में बेहोश हुए थे तो खुशकिस्मती से उधर से कुछ किसान गुजर रहे थे। नीली हवेली के खौफ की वजह से अगर किसी को निकलना भी पड़ता है तो वो गिरोह बनाकर निकलते हैं। इस रात भी कुछ किसानों को खेतों से लौटने में देर हुई थी तो वो सब एक साथ निकले।
वहाँ से गुजरते हुए उन्होंने तुम दोनों की चीखों की आवाज़ सुनी तो दौड़े चले आए और तुम्हें पहचान कर घर मुंतकिल कर दिया। वैसे तुम्हारे साथ वहाँ क्या वाक़या पेश आया? मास्टर हमीद ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। अनसर ने इन्हें हरफ बे हरफ तमाम आप बीती सुना डाली। मास्टर हमीद हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासरात लिए उसकी बातें सुनते रहे। रियासत और अनसर के बेहोश हो जाने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी, इसलिए अनसर की एक झलक देखने के लिए सारा दिन लोगों का तांता बंधा रहा। शायद इसकी वजह ही में शायद इसकी वजह हाल ही में वारिस और अकरम की मौत का वाक़या था। लोग अनसर को देखते, चह में गोइयाँ करते और वापस चले जाते। शाम तक यही सिलसिला जारी रहा। रात तक अनसर को बुखार में अफाका हो गया। खाना खाने के बाद उसने अम्मा को बताया कि वो चहलकदमी करना चाहता है ताकि तबीयत बहल जाए। उन्होंने कुछ कसो पेश किया, लेकिन फिर इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि वो घर के आसपास ही रहेगा। अम्मा से इजाज़त लेकर अनसर बाहर निकला और रियासत की तरफ चल पड़ा। उसे इसकी बेहद फ़िक्र हो रही थी। वो गांव में इसका इकलौता बेलौस जिगरी यार था। अनसर को अब अफसोस हो रहा था कि उसने अपने साथ रियासत की ज़िंदगी खामखा ख़तरे में डाली। वो जानता था कि रियासत कुछ डरपोक है, मगर फिर भी वो इसे ज़िद करके साथ ले गया था, इसलिए अब इसको अपने तर्ज़ अमल पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में अनसर रियासत के घर के सामने खड़ा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। सलाम दुआ के बाद वो इसे रियासत के कमरे में ले गई। अनसर भाई, आप नाराज़ तो नहीं है ना? नाराज़ किस बात पर भाभी? अनसर ने हैरत से पूछा। ये आपको ज़िद करके नीली हवेली की तरफ ले गए थे, उन्होंने मुझे सब बता दिया है। भाभी के लहजे में शर्मिंदगी नुमायाँ थी। अनसर ने भाभी की बात सुनकर चौंक कर रियासत की तरफ देखा तो उसने आंख मार दी। ये इस बात की अलामत थी कि वो चुप रहे। रियासत ने अनसर को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सारी बात अपने सर ले ली थी, मगर अनसर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रियासत ने मुदाखलत कर दी। क्या ही अच्छा हो इस मौके पर अगर तुम हम दोनों को चाय पिला दो। उसकी बात सुनकर भाभी ने असबाब में सर हिलाया और चाय बनाने चली गई। भाभी के जाने के बाद अनसर ने रियासत का बाजू पकड़ा तो वो तेज़ बुखार में भुन रहा था। ठीक है यार, तबीयत अब बेहतर है, शुक्र है जान बच गई। रियासत नज़दीक आवाज़ में बोला। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें दोबारा ज़िंदगी बख्शी। अनसर ने भी गहरा सांस लिया। मगर एक बात मेरे दिमाग में अटकी हुई है। कौन सी बात? रियासत हकलाया। तुमने कहा था इस तरफ जो भी जाता है ज़िंदा वापस नहीं आता, तो फिर हम? अनसर ने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा, अब तुम्हें इस बात पर भी एतराज़ है कि इतने ख़तरनाक एडवेंचर के बाद हम दोबारा सांस क्यों ले रहे हैं? शुक्र करो उधर से कुछ किसान गुजर रहे थे, वरना। रियासत ने बात करते करते हल्की सी झुर्री ली। इसकी आंखों के सामने वारिस और अकरम की सरकटी लाशें आ गई। नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं है। अनसर को इस मौका पर अपनी बात गैर मुनासिब मालूम हुई। चंद लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। दोनों सोच रहे थे कि जिस तरह के हालात का उन्होंने सामना किया है, ऐसे में इनका बच जाना वाकई मौजज़े से कम नहीं है। एक बात पूछूं? अनसर ने इजाज़त तलब की तो रियासत इसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैंने सुना है चुड़ैलें कभी कभी आशिक भी हो जाती हैं। अगर वो चुड़ैल तुम पर आशिक हो जाती तो फिर तुम्हारा क्या बनता? अनसर की हिस्से ज़राफ़त जाग उठी। मुझ पर अब किसने आशिक होना है? मेरी तो शादी हो चुकी है। रियासत ने आप भरते हुए कहा। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी ख्वाहिश है कि तुम पर कोई आशिक हो? अनसर ने मैनी खेज अंदाज में पूछा। ये बात तुमने अपनी भाभी के सामने कह दी तो वो मेरा खून पी जाएगी। रियासत ने दरवाजे की तरफ देखते हुए आहिस्तगी से कहा। तुम्हारा कहने का मतलब है भाभी ड्रेकोला है? अनसर ने भवें पकड़ते हुए कहा। भाभी ड्रेकोला ये किस बला का नाम है? रियासत ने घबराहट अमेज़ लहजे में कहा। तुमने अभी कहा कि वो तुम्हारा खून पी जाएंगी।
ऊपर से तुमने उन्हें बला का अजाफी लक़ब भी दे डाला है। तुम भाभी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अंसर ने मसनूई गुस्से से कहा। वो इसे तंग करने के मूड में नज़र आ रहा था। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो? ना मैं चड़ेल को जानता हूँ, ना बला को, और ना ही मेरा कोई ड्रेकोला जानने वाला है यहाँ। अलबत्ता, रियासत ने सर खुजाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, अब रो क्यों गए? अंसर ने पुरजोश लहजे में पूछा। हाँ, अलबत्ता आशिक हुसैन को जानता हूँ, जो बाज़ार में गंडेरियाँ बेचता है, रियासत ने भोलपन से कहा तो अंसर ने बेमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। अब इतने मासूम मत बनो, मैं भाभी को बताता हूँ कि तुमने इन्हें क्या क्या लक़ब दे डाले हैं। अंसर ने चढ़ाई कर दी। क्या लक़ब दिए हैं? रियासत ने फिर सर खुजाते हुए कहा। क्या तुमने नहीं कहा कि वो तुम्हारा खून पी जाएंगी? अंसर ने इसे याद दिलाया। हाँ, ये बात तो मैंने कही थी। रियासत सोच में पड़ गया। अब ये बताओ, खून कौन पीता है? बताओ बताओ। अंसर इसके मुंह से अपनी मर्ज़ी के अल्फाज निकलवाना चाहता था। ड्रेकोला। ओह मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कह दिया? रियासत ने घबरा कर कहा। शुक्र है तुम्हें याद आ गया। अब मैं भाभी को बताता हूँ कि तुमने इन्हें ड्रेकोला कहा है, फिर तुम्हारी अच्छी खातिर मदारत करेंगी। अंसर ने सर हिलाते हुए कहा। अंसर भाई, किस ड्रेकोला की बात कर रहे हैं? भाभी ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा तो रियासत घबरा गया। भाभी रियासत के लिए दूध गर्म और उसके लिए चाय लेकर आई थी। कुछ नहीं भाभी, वो मैं कह रहा था, इंसान का रंग डर में कोयले की तरह हो जाता है। आपको लगा मैंने ड्रेकोला कहा है। अंसर ने बात बदल दी। भाभी ने कुछ समझ न आने वाले अंदाज में सर हिलाया और दोबारा किचन में चली गई। तुम सचमुच शैतान की कुड़िया हो, रियासत ने इसकी जानब देखते हुए कहा। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर पड़ी दवा मुंह में रखी और नीम गर्म दूध के साथ घूंट भर के निकल गया। अंसर चाय पीता रहा। इस दौरान हल्की फुल्की बातें भी होती रहीं। कुछ ही देर में रियासत पर दवा के असरार ज़ाहिर होने लगे और उस पर गनूदगी तारी हो गई। अंसर की चाय भी ख़त्म होने को थी। उसने आखिरी घूंट गले में उंडेला और इससे अलविदाई सलाम करके घर की राह ली। उसने सोचा, रियासत जितना आराम कर ले इतना ही इसके लिए बेहतर है। घर वापस जाते हुए उसके दिमाग में फिर वही मंजर आ गया जो उसने और रियासत ने खेतों में देखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि गांव में मशहूर पुरअसरार कहानियाँ वाकई सच्ची हैं, लेकिन इसकी झलक वो खुद अपनी आंखों से देख चुका था। अंसर घर लौटा तो माँ और अब्बा खिलाफ मामूल जाग रहे थे। वो इसका ही इंतज़ार कर रहे थे। अंसर इनके पास बैठा तो अम्मा ने उसे गले से लगा दिया। मेरा लाल पुत्र, तुझे कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? हम तो जीते जी मर जाते। अम्मा ने इसका हाथ थामा और चूमते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हों। अंसर ने माँ के हाथ पर बोसा दिया। उसने अम्मा को दबाना शुरू कर दिया ताकि वो सो जाएं, लेकिन आज नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। पता है पुत्र, तुम्हें क्यों नीली हवेली की तरफ जाने से मना कर रही थी? अम्मा के सवाल पर अंसर चौंक उठा और नफ़ी में सर हिला दिया। जिस भूत को तूने वहाँ देखा था पुत्र, तुझे पता है वो किसका था? अम्मा के दूसरे सवाल पर भी अंसर ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो चौधरानी नेक बख्त थी, चौधरी उमर दराज की बीवी। अम्मा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या छोटी चौधरानी? अंसर को ऐसे लगा जैसे किसी ने इस पर 1000 वाट का करंट छोड़ दिया हो। जी पुत्र, छोटी चौधरानी, चौधरी उमर दराज की बीवी नेक बख्त, तू जानता है ना, वो मेरी बचपन की सहेली थी। वो तुमसे बहुत प्यार किया करती थी। इसके भूत ने शायद इसीलिए तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया। अंसर को ये इंकशाफ सुनकर ज़ोर का झटका लगा। चौधरी उमर दराज नेक बख्त पर बहुत जुल्म उठाया करता था। वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, हालांकि वो बेहद साबर शाकर और नेक सीरत औरत थी। लेकिन चौधरी उमर दराज को
उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो नेक बख्त को पाँव की जूती के बराबर समझता था। चौधरी उमर दराज की माँ अपने बेटे को रोका करती थी कि वो इसे इस कदर जुल्म का तशद्दुद का निशाना ना बनाया करे। और फिर एक दिन गांव में ख़बर फैल गई कि उमर दराज की माँ अचानक आग लगने से जल मरी है। इतना कहकर अम्मा खामोश हो गई। फिर क्या हुआ अम्मा? अंसर ने बेताबी से पूछा। उसकी मौत के कुछ अरसे बाद चौधरानी नेक बख्त को चौधरी उमर दराज के किसी ऐसे राज का पता चल गया था जिसकी वो चश्मदीद गवाह थी। उमर दराज को ख़तरा था कि वो ये बात कहीं गांव वालों को ना बता दे। बस यही सोचकर उमर दराज हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। वो बेचारी किसी तरह जान बचाकर हवेली से भाग निकली और हमारे घर आ गई। अम्मा ने गहरा सांस लेकर तवक्कुफ़ किया। क्या हमारे घर? अंसर हैरत ज़दा नज़रों से अम्मा को देख रहा था। हाँ पुत्र, नेक वक्त हमारे घर आ गई। उमर दराज भी उसके पीछे पीछे अपने बंदों को लेकर हमारे घर आ गया। नेक वक्त को अपनी मौत नज़र आ रही थी, इसलिए उसने उमर दराज के साथ जाने से इनकार कर दिया। उमर दराज ने ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की तो तेरे अब्बा इसके सामने सीना तान कर खड़े हो गए और साफ साफ बता दिया कि वो इस तरह नेक वक्त बहन को यहाँ से नहीं ले जा सकता। अंसर ने मास्टर हमीद की तरफ देखा जो खामोशी से दोनों की बातें सुन रहे थे। फिर क्या हुआ अम्मा? अंसर ने बेचैनी से पूछा। क्या बताऊं बेटा, गांव के बड़े बूढ़ों ने तेरे अब्बा को समझाया बुझाया तो वो इस शर्त पर भेजने को राज़ी हो गया कि नेक वक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। गांव के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने अपनी ज़मानत पर तेरे अब्बा को राज़ी किया वो इसे चौधरी उमर दराज के साथ जाने दे। इस तरह नेक वक्त चौधरी उमर दराज के साथ चली गई, मगर अगले रोज़ खबर आई कि नेक वक्त भी पुरअसरार आग लगने से ज़िंदा जल मरी है। सहेली को याद करके अम्मा की आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। पूरे गांव में मशहूर हो गया कि छोटी और बड़ी चौधरानी को बदरूहों ने आग लगाई है। फिर नीली हवेली के बारे में अजीबो गरीब खबरें फैलने लगी कि वो बदरूहें फिरती हैं। नीली हवेली की रौनकें ख़त्म हो गईं क्योंकि नेक वक्त और पूरे गांव में मशहूर हो गया कि छोटी और बड़ी चौधरानी को बदरूहों ने आग लगाई है। फिर नीली हवेली के बारे में अजीबो गरीब खबरें फैलने लगीं कि वहाँ बदरूहें फिरती हैं। नीली हवेली की रौनकें ख़त्म हो गईं क्योंकि नेक वक्त और बड़ी चौधरानी की वजह से लोग वहाँ जाते थे। मगर इन दोनों के बाद ये कहानी ख़त्म हो गई और दूसरी कहानी शुरू हो गई। नीली हवेली में रोज़ अजीब अजीब वाक़यात होने लगे। एक दिन तो खबर आई कि चौधरी उमर दराज के एक मुलाज़म का बदरूह ने कान भी चबा डाला है। अम्मा दम लेने के लिए रुकीं। ओह मेरे खुदाया, अंसर के मुंह से बेसाख्ता निकला। इसे याद आया कि रियासत और इसे चौधरी उमर दराज की हवेली के गेट पर जो मुलाज़म मिला था उसका कान बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी ने उसे चबा डाला हो। चौधरी उमर दराज ने इन वाक़यात के बाद हवेली छोड़ दी थी और नई हवेली में चला आया था। इसके बाद से नीली हवेली की तरफ कोई नहीं जाता। लोगों ने कई बार उन बदरूहों को अपनी आंखों से देखा। अक्सर औकात वो रात को हवेली के इर्द गिर्द फिरती नज़र आती। सब डर गए हैं इसलिए कोई भी उधर नहीं जाता। मैं भी तुझे इसीलिए कहती हूँ उधर ना जाना। नीली हवेली के जिन में उमर दराज की माँ और नेक वक्त की कब्र भी है। नीली हवेली के सहन में उमर दराज की माँ और नेक वक्त की कब्र भी है। खैर मुझे लगता है नेक वक्त ने शायद तुझे पहचान लिया था कि तू मेरा बेटा है और उसने तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अम्मा इतनी बात करके खामोश हो गईं। अंसर के पाँव दबाता रहा। अंसर उनके पाँव दबाता रहा हत्ता कि वो सो गई। अंसर ने रियासत की ज़ुबानी नीली हवेली के जो पुरअसरार वाक़यात सुने थे, अम्मा की बातें उनकी तस्दीक कर रही थीं। सब वाक़यात में एक बात मुश्तरक थी कि नीली हवेली बहुत सारे मज़ालिम की अकलौती चश्मदीद गवाह थी। इस वीरान जगह की पुरअसरारियत ने गाँव के
बासियों की ज़िंदगियों पर गहरे असरात मुरतब किए थे। अंसर के सामने बहुत सारी बातें आश्कार हो गई थी। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यूनान से वापसी पर इसे ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। वो तो सुकून की खातर अपनों से मिलने के लिए गांव लौटा था, मगर हालात करवट ले चुके थे। अब ये वो गांव नहीं रहा था जहां वो आज़ादी से घूमता फिरता था। रियासत की ज़ुबानी नीली हवेली के वाक़यात सुनकर इसे यकीन नहीं आया था, मगर ख़ुद इस पर बीतने वाले वाक़े और फिर अम्मा की बातें इसके जहन में तेज़ी से गर्दिश कर रही थी। अम्मा सो चुकी थी, अब्बा भी अपनी चारपाई पर लेटे खर्राटे ले रहे थे। अंसर ने तमाम बातों को जहन में झटक कर दवा की आखिरी खुराक ली और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। इसने आइंदा नीली हवेली की तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया। थोड़ी देर बाद इस पर नींद ने गलबा पा लिया और उसकी आंखें बोझल होने लगीं। उस रात खूब बारिश हुई। आने वाले दिन किस कदर हंगामा खेज़ होंगे, इस बात से बेखबर अंसर गहरी नींद सोया रहा।